डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में एक नया टॉपिक एंग्लो मराठा रिलेशंस, आंग्ल मराठा संबंध पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पर पढ़ाने से पूर्व आपको एक बात जाननी चाहिए कि इट इज़ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड इट्स रिलेशंस इज बोथ मिडेवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसका संबंध मध्यकालीन भारत से भी है और आधुनिक भारत से भी है। चूंकि ये आधुनिक भारत का क्लास है, इसलिए इसमें जो टॉपिक के रिलेटेड है वो एंग्लो मराठा रिलेशंस है, यानी अंग्रेजों का मराठों के साथ क्या संबंध स्थापित हुआ और अंग्रेजों ने मराठों से जब संबंध स्थापित किया तो 3 युद्ध हुए, जिसको फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को बेसिकली ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक हमें तब समझ में आएगा जब मराठों के ओरिजिन से हम उसको देखें, समझें, और ओरिजिन से देखें और समझें, तब हमको एंग्लो मराठा वार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि एक क्लास में इतने बड़े टॉपिक को समेटना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हमने एक उपाय ढूंढा है कि जो मिडेवल पीरियड का मराठा सेक्शंस है उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया जाए ताकि ओरिजिन ऑफ मराठा आप जान सकें। और जो हम लोग को एलोबरेट करना है, विस्तार से पढ़ना है मॉडर्न इंडिया में, यानी एंग्लो मराठा वार, उसको हम लोग एक्सप्लेन करके पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि इस टॉपिक का जो छोटा सा इंट्रो है वो हम देते हैं, और उसके बाद हम दूसरी बात जो बताएंगे कि एक डायग्राम के जरिए कि कैसे मराठाओं का उदय हुआ, उसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना था मिडाइवल में जो आप नहीं पढ़ पाए, और बिना उसके जाने हुए मॉडर्न इंडिया का जो एंग्लो मराठा वार है उसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो इन 2 सेक्शनों में इंट्रो को हम लोग देखने का या पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अगर एंग्लो मराठा वार का इंट्रो दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि (1707) में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इस मृत्यु के पश्चात अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, ठीक है? आप वो रीजनल पावर पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का, इंग्लिश अपना कर लीजिएगा नहीं तो फिर क्लास सुस्त हो जाएगा, ठीक है? उदय होता है। इन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति जो थी वो मराठा थी, ठीक है? अब मराठा और अंग्रेजों के बीच इनके मध्य जो है वो शुरू में संघर्ष नहीं हुआ। इनके मध्य जो है आरंभ में संघर्ष नहीं होता है, आरंभ में संघर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के जो है क्षेत्र, दोनों के क्षेत्र, क्योंकि दोनों के क्षेत्र, दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे, क्षेत्र अलग थे। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि मराठा जो है दक्षिण भारत में सक्रिय था और अंग्रेजों की सक्रियता या एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में थी, उत्तरी भारत में थी, कर्नाटक को छोड़ करके, ठीक है? एक अपवाद है वो जो कल के क्लास में उन्होंने देखा था, और उसमें उनका जो टसल हुआ कर्नाटक में वो मराठों से हुआ भी नहीं, बल्कि वहाँ के रजवाड़ों से हुआ, कर्नाटक के नवाब से और हैदराबाद के नवाब से
और फिर फ्रांसीसियों से। तो कर्नाटक युद्ध में मराठों का कोई रोल नहीं देखते हैं। तो जो भी उनका संघर्ष था बिगिनिंग पीरियड का आपका मतलब क्या हुआ कि 1757 से आप मानेंगे। तो 1757 से अंग्रेज कहां सक्रिय थे? बंगाल में। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब कहां हो रहा है? बंगाल में हो रहा है। और इस समय मराठे क्या कर रहे थे? तो मराठे दक्कन में अपने शक्ति को मजबूत कर रहे थे। और ये जो 18th सेंचुरीज का पीरियड है, इसमें अभी हम इसीलिए बोला कि वो पूरा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होगा, तब आप हमारी इस बात को समझ पाएंगे जो अभी बता रहे हैं कि पूरे 18th सेंचुरीज में मराठे पेशवाओं के नेतृत्व में अपनी शक्ति को मराठवाड़ा में मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ कुछ पेशवाओं ने, जैसे बाजीराव प्रथम ने, उत्तर भारत की तरफ भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली। तो इसलिए इस पीरियड में 18th सेंचुरीज में का जो हाफ पीरियड है, उस पीरियड में मराठे पूरे जो थे वो मराठवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय थे, एक्टिव थे, और अंग्रेज उत्तरी भारत में सक्रिय थे। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच क्षेत्र चूंकि अलग अलग था, इसलिए इनके बीच संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन बाद में, यहां पर बाद का अर्थ क्या है वो समझिए, ठीक है? बाद का अर्थ यहां हम लोग लेंगे तो आप एग्जैक्ट डेट अगर पूछिएगा तो हम उसको बोलेंगे 1775, 1775। तो 1775 के बाद दोनों के मध्य संघर्ष होता है। दोनों का मतलब मराठे और अंग्रेज, दोनों के मध्य क्या होगा? संघर्ष होगा। और ये दोनों के मध्य जो संघर्ष शुरू होता है वो 1775 से लेकर के 1818 तक, और इस पीरियड में 3 वार होते हैं। कितने वार होते हैं? 3। अगर उन वारों का विवरण दिया जाए तो सबसे पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार लिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। और इसका पीरियड अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 1775 टू 82 CE। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो सेकंड एंग्लो मराठा वार। सेकंड क्या लिखेंगे? सेकंड एंग्लो मराठा वार। और इसका पीरियड अगर आप लेना चाहते हैं तो 1803 टू 1805। और लास्ट वार जो होता है उसको कहते हैं थर्ड आंग्ल या एंग्लो मराठा वार। इसका पीरियड अगर आप लेना चाहें तो 1870 टू 1818। और अंत में 18 में सभी मराठा शक्तियों के साथ समझौता होता है। और फिर जो मराठवाड़ा का एक सपना था शिवाजी का, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि अंग्रेजों से मुकाबला करने का जो भारतीय शक्तियों में एक मराठा शक्ति उभरी थी, जिससे उम्मीद किया जा सकता था कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवा सकता है ये शक्ति, वो भी यहाँ पर धाराशायी हो गया। और इसके धाराशायी होने के बाद अब भारत में कोई भी एक शक्ति नहीं रही जो अंग्रेजों को पराजित कर सकती थी। तो इस कारण से हमारे लिए मराठा का उदय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो इंट्रो हमने लिखा है, ये इंट्रो सिर्फ आप लिखेंगे
जो एंग्लो मराठा रिलेशंस है, जिसमें 3 एंग्लो मराठा वार को हम लोग को पढ़ना है, जो अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे, उसका इंट्रो सिर्फ ये होगा। लेकिन अभी अभी हमने कहा कि ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप मिडाइवल पीरियड से जो मराठों का उदय हो रहा है उसका एक ब्रीफ आइडिया आपके पास इस क्लास में होना चाहिए। अगर इस क्लास में वो ब्रीफ आइडिया आपके पास नहीं होगा तो मॉडर्न का ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं वो टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, लेकिन इसके आंसर में वो शामिल नहीं होगा। बात से समझ लीजिए, इसका आंसर आप लिखना शुरू करेंगे तो उसका इंट्रो में सिर्फ इतनी सारी बातें होंगी, उसके बाद डायरेक्ट आप कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार। और इसके बाद बीच का सेक्शन जो भी पढ़ा रहे हैं ये उसमें नहीं जाएगा, ये दिमाग में रहे। ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको मॉडर्न की बात समझ में आवे। वो इसलिए समझ में आएगी क्योंकि इसका लगाव मिडाइवल से, इसका उदय मध्यकाल में हुआ है। तो जब तक इसके उदय को हम नहीं देखेंगे तब तक इसका जो विकसित रूप है, जो डेवलप इसका रूप है, वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो एक छोटा सा शीर्षक बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी में आपको सारी बातें समझा दें। तो एक टॉपिक बनाते हैं, बहुत कम समय लेंगे, मराठों का उदय। यानी ओरिजिन ऑफ मराठा। ठीक है। अब देखिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें डायग्राम बना देते हैं। थोड़ा सा उस डायग्राम को ब्रीफ में आइडिया दे देंगे तो आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें जो पढ़ना है वो शिवाजी का उदय, शिवाजी का origin of शिवाजी, origin of ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको जानना है इसमें कि शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, सक्सेसर ऑफ शिवाजी। ठीक है। इसके बाद होगा कि पेशवाओं का काल। तो चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो इतना कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद ऊपर बढ़ा करके पेशवाओं के काल पर आएंगे, उसको समझाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 सेक्शंस में आपको बात हम करने जा रहे हैं। अगर इसका पीरियड आप लिखना चाहते हैं कि समझ में आए कि कैसे मिडिवल का है, ऐसी तो बोल नहीं दिया कि मिडिवल का है, तो इनका जो पीरियड है यानी शिवाजी का, वो 1627 में ये पैदा होते हैं और इनका जीवन काल है 1680। ठीक है। तो ये पूरा पूरा मिडिवल पीरियड है ना भाई। और इनके जो सक्सेसर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनका पीरियड अगर आप लेंगे तो 1680 से लेकर करके 1750 तक। ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इनका जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, वो ट्रांसलर पीरियड में आ रहा है, संक्रमणशील काल में आ रहा है। आप इस वर्ड को समझ रहे हैं, ट्रांसलर पीरियड, ये संक्रमणशील काल। बोलिए जल्दी हाँ या ना ताकि हम समझाएं। हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने कि ट्रांसलर पीरियड, संक्रमणशील काल। कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्याख्या चाहते हैं, जो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आपके पास उसकी व्याख्या नहीं रहती है, इसलिए वो शब्द आपको समझ में नहीं आता है और एक प्रॉब्लम होता है। तो उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, एक सिस्टम होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए, या किसी भी समय का, है ना। फिर उस सिस्टम से नया सिस्टम आता है। एक पूर्व का सिस्टम है, पूर्व का व्यवस्था है,
और एक उसका स्थान कोई नई व्यवस्था लेता है, तो जो पुरानी व्यवस्था यानी ओल्ड सिस्टम से जब आदमी न्यू सिस्टम की तरफ जाता है तो एक बैक उठ करके नहीं जाता है, बल्कि उस सिस्टम्स में धीरे धीरे चेंजिंग होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए आप कि आपके एक गिलास में सफेद रंग का जो है वो पानी है, क्या सफेद रंग का, यानी व्हाइट रंग का। सफेद का मतलब व्हाइट, सफेद हो सकता ना समझे हो आप, समझ गए थे? नहीं, सफेद का तो नहीं समझे थे। चलिए हमने क्या दिया, व्हाइट रंग का पानी था और उसको आपको लाल बनाना था। क्या बनाना था? यानी लाल समझ गए कि नहीं, रेड बनाना था। अब बोलेगा इतना भी मत छेड़िए सर, इतने हम लोग मतलब क्या बोलते हैं अननोन नहीं है। तो जैसे ही लाल रंग उस पानी में आप डालते हैं तो एक ही बार लाल हो जाता है, उसके कतरे ड्रॉप्स उसमें जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, परासरण होता है, ऑस्मोसिस होता है और वो धीरे धीरे फैलता है। तो जो धीरे धीरे फैलता है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप समझिए इसको। तो उस पीरियड में ना वो पूरा लाल होता है ना पूरा सफेद होता है या उजला होता है, और फिर थोड़े देर बाद वो पूरा लाल हो जाता है। तो उस गिलास के पानी का वो स्टेज जिसमें ना वो पूरा पूरा सफेद रह गया था, यानी व्हाइट रह गया था, और ना पूरा पूरा लाल हो पाया था, वही उसका ट्रांजिशनल पीरियड कहलाएगा, संक्रमणशील काल कहलाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल दे तो आप समझें। आप जब पैदा हुए थे 5 साल के थे तो आपका शक्ल कुछ और था, अरे सुनिए ना। और जब 10 साल के हुए तो शक्ल कुछ और हो गया। अब 5 से 9 साल के बीच में जो फोटो है वो ना 5 साल में मिल रहा है और ना 11वां साल में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आपके बॉडी का वो कौन सा पीरियड हुआ, ट्रांसलर पीरियड। या और बढ़िया से समझना है तो ऐसे समझिए, अभी आप जवान हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप बूढ़े होंगे। तो अभी का तस्वीर रखे रहिए और बुढ़ापे में आपका तो चेहरा रहेगा ही। बीच में जितना फोटो स्नैप अपनी पत्नियों के साथ कराइएगा वो सबको मिलाइएगा, तो आपकी जवानी और बुढ़ापा के बीच का वो ट्रांसलर पीरियड होगा, जिसमें ना जवानी नजर आएगी और ना बुढ़ापा नजर आएगा। संक्षेप में साथियों, जो परिवर्तन का दौर होता है किसी भी व्यवस्था का, उसी को ट्रांसलर पीरियड बोलते हैं। तो हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो जेम्स और मिल्ही के हिसाब से, जिसको हम सही नहीं मानते हैं काल विभाजन, लेकिन पढ़ने के लिए मजबूरी है कि हम लोग पढ़ते हैं, तो 1707 तक जो है वो मध्यकाल समाप्त हो जाता है और 1707 के बाद आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो जो सक्सेसर का पीरियड है वो 1707 से पहले भी है और 1707 के बाद भी है। तो इसलिए हम शिवाजी के इस टॉपिक में जो सक्सेसर का पीरियड है उसको संक्रमण काल या ट्रांसलर पीरियड तिथि के हिसाब से कह सकते हैं। अब समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने शुरू में ही कहा आपको कि एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का आधा भाग मध्यकाल में है और आधा भाग आधुनिक काल में है। तो जब आधा आधा भाग है तो बीच में ट्रांसलर पीरियड भी होगा, तो तिथि के हिसाब से भी ये ट्रांसलर पीरियड है। और अगर इसको पावर के हिसाब से देखिएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी के हिसाब से देखिएगा, राजनीतिक के गतिविधि के हिसाब से, तो भी आपको ये ट्रांसलर पीरियड दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों का काम ना तो शिवाजी के तरह था और ना तो इन लोगों का काम आगे के पेशवाओं के समान था। अर्थात न ये शिवाजी के उत्तराधिकारी न शिवाजी के तरह सशक्त नेतृत्व रखते थे और न पेशवाओं के तरह घोर साम्राज्यवादी थे, बल्कि ये पीरियड डिक्लाइन का पीरियड था मराठों का।
तो इसलिए भी ट्रांसलेशनल पीरियड आप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में काल विभाजन के आधार पर भी ये पीरियड ट्रांसलेशनल है, और दूसरे हिसाब से घटनाओं के आधार पर या शक्ति के आधार पर भी ये पीरियड जो है ट्रांसलेशनल है, संक्रमणशील है। क्लियर? जो बात को आपको बताई जा रही है बिल्कुल इसमें एक नयापन है, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मोटी मोटी बुक पढ़ के थक जाइएगा। ये कंसेप्ट जो हम आपको क्लास में दे रहे हैं उस कंसेप्ट के मालिक आप कभी नहीं बनिएगा। इसलिए इसको इस एंगल से समझिए और देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शिवाजी के बारे में थोड़ा सा हमने कहा कि ब्रीफ देते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। शिवाजी लिखेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये टॉपिक हमको पढ़ाना नहीं है। जब मिडाइवल कहीं पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। यहाँ आपको उतनी ही बातें बता दे रहे हैं जिससे हमारा आधुनिक भारत का एंग्लो मराठा वार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो द्वंद्व आप अपने मस्तिष्क से हटाइए शिवाजी के बारे में। आमतौर पे लोग ये मानते हैं, हम आपसे पूछे कि शिवाजी की जाति क्या थी, तो आप क्या जवाब देंगे? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। आपका, अब हम कहाँ आपके समर्थक हम हैं, आप यही तो हम साबित करना चाहते हैं। ये जनरल आइडिया है कि शिवाजी मराठे थे। शिवाजी मराठे थे। रोड पर चलते हुए 10 आदमी से पूछिएगा तो हो सकता है 10 बोले यही, या 9 तो जरूर बोलेगा। कोई बुद्धिमान आदमी एक आध मिल जाएगा तो बोलेगा नहीं शिवाजी मराठे नहीं थे। अब देखिए आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं हम, ठीक है, ये टॉपिक पर बात हो रही है। बोलने का अंदाज ऐसा है कि अपने ऊपर आप मत ले लीजिए, ठीक है। तो शिवाजी के जो पूर्वज थे, ये घटना है 1303। 1303 का मतलब क्या हुआ? 1303। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और मेवाड़ में सिसोदिया राजपूतों का राज था। रानी पद्मिनी का कहानी बहुत प्रचलित था, आप लोग उसमें फिल्म भी देखे होंगे। तो उस सेक्शन पर हम नहीं जा रहे हैं। उस समय एक व्यक्ति थे, मेवाड़ में रहते थे, वो शासक नहीं थे वहां के, वहां का शासक तो करण सिंह था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम था सज्जन सिंह, जो सिसोदिया राजपूत थे। और अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण से सही नहीं मानते हुए कि एक अशांत क्षेत्र हो गया, वो पूरा परिवार के साथ माइग्रेट कर गए। कहां? महाराष्ट्र में, यानी मराठवाड़ा में। इसी सज्जन सिंह के पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में, मालोजी एक व्यक्ति पैदा हुए। मालोजी के पोता जो थे वो शाहजी भोसले थे, और शाहजी भोसले के बेटे शिवाजी थे। तो 1303 से कहानी शुरू किया मैंने, आपको 1627 में ला करके खत्म किया। इसके बीच में बहुत लंबी कहानी है जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक मस्तिष्क बनाना चाहते हैं आपको कि आप एंग्लो मराठा वार बढ़िया से समझिए। तो 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। एक शिवनेर नामक स्थान है पुणे के पास, उसी में शिवनेरी मंदिर है। शिवनेरी मंदिर के आस्था के आधार पर ही इनका नाम शिवाजी पड़ा, क्योंकि जीजाबाई, दादा भाई कोंडदेव जो इनके राजनीतिक गुरु थे, ये लोग उसके भक्त थे शिवनेरी देवी के। तो उसके सम्मानार्थ जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम शिवाजी रखा गया। तो जीजाबाई असल शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी थी, और इस प्रथम पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए थे, एक शिवाजी एक संभाजी। संभाजी बाद में ही मिलेंगे आपको, शिवाजी के बेटा। तो संभाजी नामी व्यक्ति शिवाजी का बेटा भी है, और संभाजी नामक व्यक्ति शिवाजी का भाई भी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना करेंगे, इतिहास में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। ये आपका दायित्व बनता है कि सबको आप अलग अलग करके समझें। लेकिन शाहजी भोसले ने एक और शादी की थी। सिर्फ जीजाबाई उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि साईबाई निम्बालकर भी उनकी एक पत्नी थी।
और साई बाई निम्बालकर से त्र्यंबक जी यवयंको जी एक पुत्र पैदा हुए थे। तो शाहजी भोसले का जो जीवन है शिवाजी के पिता का, वो अहमदनगर और बीजापुर के मुस्लिम रियासतें जो थी वहां नौकरी करने की थी। तो वहां से इनको पूना सूपा की जागीर मिली थी और साथ ही साथ दक्कन में एक बहुत बड़ी रियासत मिली थी। तो शाहजी भोसले ने शिवाजी, जीजाबाई और दादा भाई कोंडदेव जो उनका मित्र था, ये तीनों को बोला कि आप पूना सूपा की जागीर में रहिए और हम अपनी दूसरी पत्नी के साथ अहमदनगर में रहेंगे। तो ये डिविजन्स हो गया। इसीलिए शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने एक परित्यक्त नारी का जीवन व्यतीत किया, यानी ऐसा नारी जिसका हस्बैंड उसके साथ न रहता हो। और इसीलिए शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था, धार्मिक क्षेत्र में वो अपनी मां से प्रभावित थे और युद्ध कला में या राजनीतिक क्षेत्र में अपने पिता के दोस्त दादा भाई कोंडदेव से प्रभावित थे। उसके बाद 1640 में उनका विवाह हुआ। उन्होंने 4 शादियां की थी, आगे चल करके और भी विवाह हुए हैं। लेकिन पहले विवाह के बाद उनका विजय अभियान 40 के बाद शुरू होता है और शुरुआत में उन्होंने जो युद्ध किया वो मुगलों से नहीं किया। 1640 से 57 तक उनकी जो लड़ाई हुई, 1640 से 1657 तक जो उनकी लड़ाई हुई वो मराठा सरदारों से ही हुई। और मराठा सरदारों के अधीन जितने किले थे, जितने फोर्ट थे, शिवाजी ने जीतकर उनको या तो उन्हीं के अधीन रहने दिया और उनको अपने अधीन बना लिया, या जो नहीं माने उनका संपूर्ण विनाश कर करके मराठवाड़ा को एक शक्ति के रूप में 1657 तक स्थापित कर दिया। उसके बाद उनका संघर्ष 2 शक्तियों से होता है, एक बीजापुर से, एक मुगलों से। तो बीजापुर से संघर्ष हुआ, उसमें अफजल खां का मामला आता है, और जो मुगलों से संघर्ष हुआ उसमें शाइस्ता खां और जयसिंह, सवाई जयसिंह का नाम आता है। इन दोनों से संबंध स्थापित करते हुए और अंततः एक घटना घटती है कि दिल्ली का दौरा करते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। वहां के बाद वो फिर दिल्ली से भागते हैं औरंगजेब के कैद से, और फिर अपने आप को 1668 में मराठवाड़ा में राजा घोषित कर देते हैं और फिर 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा शिवाजी का एक जीवन चरित्र मैंने आपके सामने रखा। अब शिवाजी की जो 1680 में मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पहले उन्होंने अपना एक अलग प्रशासनिक ढांचा बना लिया था जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्टप्रधान का मतलब 8 मंत्रियों का एक समूह। वो एक अध्ययन का अलग विषय है और वो अलग क्वेश्चंस आता है, ये मिडिवल का पीरियड। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, जिनका अभी अभी हमने कहा कि ट्रांजिशनल पीरियड है, तो उसका नाम, कम से कम इतना तो बात समझ गए शिवाजी में, इनके उत्तराधिकारियों में उनका नाम जानना काफी आपके लिए आवश्यक है। तो उसमें जो पहला नाम थे इनकी मृत्यु के बाद, उनका नाम था संभाजी। अभी मैंने आपको बताया कि संभाजी इनके भाई भी हैं और इनके बेटा भी हैं। तो 1680 से 89 तक ये रहे, 89 तक। उसके बाद दूसरा, इसके बाद उन्होंने जो अलग अलग शादियां की थी, तो अलग अलग बीवियों से अलग अलग पुत्र थे। ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये 1689 से 1700 तक। उसके बाद तीसरा ताराबाई, ये एक्चुअली में संरक्षिका थी, लेकिन असल एक्टिव यही थी। ये अपने पुत्र थी जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, उसकी संरक्षिका बनी थी। और इसने 1707 से लेकर करके 1700 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। ताराबाई के बाद जो है वो शाहू का पीरियड आता है, और इन्होंने 1707 से लेकर के 1708
1949 ईस्वी तक किया। और पांचवा होता है कि शिवाजी राजा राम द्वितीय ये 1749 से लेकर के मात्र 1 साल तक 50 ईस्वी तक का पीरियड है। ठीक है, ये 5 उनके उत्तराधिकारी। इसे बताना हमारे लिए क्यों जरूरी है वो हम बताना चाहते हैं। आप जो ये सेक्शंस देख रहे हैं, ये 3, ये आपस में गृह युद्ध का समय है। ये उनके अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न पुत्र हैं। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहां इस टॉपिक के लिए जो संबंध है वो हम बता रहे हैं। फिर शाहू जो मुगलों के कैद में था, औरंगजेब के कैद में था। आपको जब लेटर मुगल पीरियड पढ़ा रहे थे तो बताया कि बहादुर शाह प्रथम जब शासक बना तो उसने काम किया था कि शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि ताराबाई से वो लड़ाई कर करके मुगलों की शक्ति को कम करे। लेकिन हुआ ये कि शाहू बहुत मजबूत आदमी निकला और ये एक ऐसा उत्तराधिकारी था कि इसके शासन काल में इसने अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया पेशवाओं को। पेशवा का अर्थ क्या हुआ कि शिवाजी ने अपने शासन काल में जो अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था, उसका हेड पेशवा था। आज के समय में तुलना करें तो उसको प्रधानमंत्री से आप तुलना कर सकते हैं, यानी सारे विभागों का हेड। तो शाहू खुद सशक्त ना बने हो ये अलग बात है, लेकिन शाहू ने एक अच्छा काम यह किया कि पेशवाओं को अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी। अब यहां पर आप देखिए कि ये राजपूत हैं बेसिकली, कौन? शाहू। लेकिन ट्रांसफर शक्ति जो कर रहे हैं वो ब्राह्मणों को कर रहे हैं। क्योंकि पेशवा जो पद होता था, तो अष्टप्रधान में शिवाजी ने एक नियम रखा था कि 2 पद वो ब्राह्मणों को देते थे, बाकी मराठों को। उसमें एक पेशवा का पद था, एक धर्माधिकारी का पद था, यानी न्यायाधीश का। 2 पद उनके लिए फिक्स था कि ये लोग जो है जब भी होंगे तो ब्राह्मण होंगे। इसलिए यहां पर जातीय आधार पर भी आप देखिए तो सत्ता जो है राजपूतों से ब्राह्मणों की तरफ ट्रांसफर हो रही है। और हम आगे जो आपको बताएंगे कि इनके पीरियड ये 2 जो है वो पीरियड जो है वो पेशवाओं का है। लेकिन जो राजा राम सेकंड हैं, अंतिम छत्रपति आप कहिए, छत्रपति मराठवाड़ा में राजा को बोला जाता था, तो इसीलिए शिवाजी के नाम के पहले छत्रपति शिवाजी बोलते हैं ना। छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम, छत्रपति शिवाजी द्वितीय, छत्रपति शाहू, छत्रपति राजाराम द्वितीय, ऐसे बोलना पड़ेगा। यहां छत्रपति का नाम है राजा। तो इन्होंने, राजा राम ने पेशवा के साथ एक संधि की, जिस संधि को बोलते हैं संगोली की संधि। संगोली की संधि। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संधि के माध्यम से जो मराठा छत्रपति प्रतीकात्मक रूप से अपने आप को बनाए हुए थे उसको भी खत्म कर दिया। यानी जो सोवरेंटी मराठवाड़ों की छत्रपति के हाथ में थी, संगोली संधि के मुताबिक वो सोवरेंटी, वो संप्रभुता मराठों की पूरा पेशवाओं के पास चला गया। अब बात समझ में आई? तो ये 2 इस कारण से महत्वपूर्ण है कि इनके शासन काल में वास्तविक जो शासक बन गया वो कौन बन गया? वास्तविक शासक कौन बन रहा है? तो बोलिए ना, पेशवा, है ना, पेशवा। और पेशवा के संबंध में क्या है कि एक संगोली की संधि राजाराम के समय में पेशवा ने किया था, जिसके आधार पर छत्रपतियों ने, या छत्रपति राजाराम द्वितीय ने हमेशा के लिए पेशवा को सर्वाधिकार दे दिया कि अब आपको कोई छत्रपति नहीं मिलेगा। एक तरह से समझिए कि आप ही वास्तविक शासक मराठवाड़ा के हो गए। अब बात समझ में आई? तो ये हुआ। अब हम लिखना है कि ऊपर बढ़ाए?
इसको ऊपर बढ़ाऊं? ये कोई लिख रहे हैं, बोलते हैं क्यों नहीं? व्हाइट शर्ट, ठीक है। तो अब जो है साहब, जो ऐसे कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां था, हम इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, इधर भाग गया। अच्छा ठीक, चलिए अब ठीक आ गया अपने जगह पर। हमको पढ़ाना था एक शिवाजी का उदय, शिवाजी का उत्तराधिकारी। अब जो आगे पढ़ना है आपको, घबराई नहीं होता है, तो इसमें तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को? पेशवाओं का काल। पेशवाओं का पीरियड ऑफ पेशवा। ठीक है ना साहब? तो देखिए इसमें कौन कौन पेशवा हुए, क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यहीं से लिंक पता चलेगा कि कहां से एंग्लो मराठा वार शुरू होगा, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होगा। उसमें पहला जो पेशवा होते हैं जो शाहू ने जिन्हें बनाया, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। इनका जो पीरियड था वो 1713 से 1720 सी तक था। ठीक है। दूसरा जो पेशवा थे उनका नाम था बाजीराव प्रथम। इनका अगर पीरियड आप जानना चाहते हैं तो बहुत आराम से जान सकते हैं, 1720 से 1740 तक। और तीसरा जो पेशवा है उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इनका जो पीरियड है 1740 से लेकर के 1761 तक, 61 तक। ठीक है। उसके बाद चौथा जो पेशवा है उनका नाम है माधव राव। माधव राव। इनका जो पीरियड है 1761 से लेकर के 1772 तक। पांचवा जो पेशवा है उनका नाम है नारायण राव। नारायण राव। इनका जो पीरियड है एक साल है 1772 से लेकर के 1773 तक। ठीक है। छठा जो पेशवा है उसका नाम है माधव राव नारायण। माधव राव नारायण। ठीक है। इनका जो पीरियड है 1773 से 95। ठीक है। और लास्ट पेशवा है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड। इनका जो पीरियड है वो 1795 से लेके 1880 तक। इसके बाद पेशवा का शासन समाप्त हो जाता है। क्लियर? अब ये 7 जो व्यक्ति हैं ये पेशवा कहलाते हैं और 1713 से वास्तविक शक्ति इनके पास आ गई। 1750 के बाद जो छत्रपति थे
उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को समाप्त कर लिया और पूरी सोवरेंटी आ गई पेशवाओं के काल में। आपको इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बात इसलिए बताया गया है कि ये जो सेक्शंस है, यानी 4 से लेकर करके 7 तक, यानी माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय, ये पूरा पूरा इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है किससे? एंग्लो मराठा वार से। यानी एंग्लो मराठा वार यदि हमको पढ़ना है तो ये माधवराव से कहानी शुरू हो जाएगी। कहां से शुरू हो जाएगी? माधवराव से। क्लियर? तो यही आपको बताना था। अब आप जल्दी कीजिए ताकि हम टॉपिक पढ़ा सकें। मिटाएंगे इसको। समझ में आया भैया? कितना परसेंट? प्रतिशत में बताया जाए। हाँ तो पूछेंगे बाद में। 100 बोल दे रही हो तो फंसोगी मत। तो ये कोशिश ये हम कर रहे हैं कि लेट नहीं करें, टॉपिक को समय पर पूरा करें, ज़्यादा अच्छा है। ये सब जानते हैं कितने दिन पढ़ाते थे? कम से कम 7 या 6 लेक्चर्स होता था तब। हाँ पूरा। हम पहली बार जो है वो इसको एक लेक्चर्स में समेटने की कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम सफल हो गए। हालांकि और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें, तो कभी मौका मिलेगा तो डिटेल्स करेंगे इसका। लेकिन जो मेन टॉपिक था माने एंग्लो मराठा वार, उसमें जो हम समझाना चाह रहे थे उसमें हम सफल रहे। जल्दी कीजिए। ये याद रखिएगा, ऐसे भी आपकी कॉपी में है। इसी को हम एलोबरेट कर रहे हैं आगे, तब एंग्लो मराठा वार तक आएंगे। इसको समझना काफी जरूरी है घटनाक्रम के हिसाब से। मन में बुदबुदाते रहिए चारों नाम, माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय, क्योंकि नाम आएगा तो आपके दिमाग में खुल जाना चाहिए सब कुछ। होता क्या है कि सीक्वेंस दिमाग में नहीं रहता है तो फिर घटनाएं समझ में नहीं आती, बकते रहिए आप। और सीक्वेंस आपको अगर दे दिया गया कि ये सब घटना का सीक्वेंस है, उसके बाद बताया जा रहा है, तो आप बहुत आराम से हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। हो गया? मिटाऊं? तो फिर से हम हेडिंग लिखते हैं। एंग्लो मराठा रिलेशंस आंग्ल मराठा संबंध। ठीक है ना साहब? तो देखिए इसमें भी इंट्रो हम लोग जो शुरू वाला इंट्रो जो आपको बताए थे उसी को आगे ये कि जो डायग्राम है उसको हटा दीजिएगा लिखने में, ठीक है? और उस इंट्रो के बाद जो अब बात बता रहे हैं वो उसमें ऐड होगा सेकंड पैराग्राफ में। बात को समझ में आ रही है आपको? जो शुरू में बोला था कि एंग्लो मराठा का जो इस साइड में इस कलर का लिखा हुआ था वो इंट्रो है, उसका इंट्रो का एक पैराग्राफ है। अब एंग्लो मराठा वार का इंट्रो का दूसरा पैराग्राफ आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें जो ये है कि 21 जनवरी 1761 1781 में पानीपत का युद्ध हुआ था।
ये बहुत प्रॉम्प्ट पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए, पता है कि नहीं आपको? ये भी सीक्वेंस में आता है। तो पानीपत एक जगह का नाम है, हरियाणा में है। वहीं इतिहास में 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं। जो पहली लड़ाई है वो पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहलाता है। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। लड़ाई इतनी विध्वंसक थी कि मराठवाड़ा का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां व्यक्ति नहीं मरा। मराठों की पूरी शक्ति जो है खत्म हो गई। अब उम्मीद नहीं रहा था कि मराठे कभी उभर पाएंगे। जो शक्ति पेशवाओं ने, यानी बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने और बालाजी बाजीराव ने जो स्थापित किए, 3 बहुत महान पेशवा हैं। आरंभ के जो 3 पेशवा हैं, इसमें पहले बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव प्रथम और तीसरे बालाजी बाजीराव। फिर से बोलिए, पहले, दूसरा और तीसरा। पहला कहां याद हुआ? हम इसीलिए लिखवाए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और दूसरा और तीसरा। आप अकेले बोलिए तो पहला, दूसरा और तीसरा। आप बोलिए तो अकेले, पहला, दूसरा और तीसरा। वेरी गुड। ये क्यों हमको रखना चाहिए दिमाग में? इसलिए कि ये 3 महान पेशवा हैं। और वास्तविक रूप से अगर देखिए तो मराठा शक्ति को एक साम्राज्य में कन्वर्ट करने का, एक इंपायर में कन्वर्ट करने का जो प्रयास हुआ, और जिसके वजह से आज हम कहते हैं कि मराठा एक आधुनिक काल में एक शक्ति के रूप में उभरी, वो यही तीनों पेशवा थे। शिवाजी के समय भी मराठा साम्राज्य इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इन तीनों पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक विस्तृत कर दिया था। बल्कि अगर संक्षेप में कहें तो कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य फैल चुका था। ये कटक और अटक क्या है? कटक से अटक तक बालाजी बाजीराव के समय में या बाजीराव प्रथम के ही समय में फैल चुका था। तो कटक से अटक, कटक उड़ीसा में है, अटक पाकिस्तान में है। अरे कटक एक शहर है ना भाई उड़ीसा में, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो अटक पाकिस्तान में अभी है। तो वहां से लेकर के उड़ीसा तक मराठों का साम्राज्य फैल गया था, ये कहने का मतलब। तो ये हुआ किसके पीरियड में? तो यही 3 पेशवाओं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के समय में एक घटना, ये दुर्घटना कह लीजिए, होती है। वो क्या? 21 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध। तो इतनी मेहनत जो थी वो सब खत्म हो गई, मराठा साम्राज्य एकदम खत्म हो गया, क्योंकि कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं था। इतना संघर्षशील जो था वो ये युद्ध था। ये हम ये इसलिए बता रहे हैं कि नाउमीदी में भी उम्मीदी की किरण फूटती है। और वो कैसे फूटी? तो इस युद्ध के बाद जो पेशवा बन रहा है, वो पेशवा का नाम क्या है? माधवराव, है ना? इसका पीरियड बता चुके हैं, 61 से लेकर के 72 तक। तो माधवराव ने वो सारी शिकायतें दूर कर दी जो पानीपत के युद्ध के साथ था। यानी पानीपत के युद्ध का मिसफॉर्चून माधवराव ने फॉर्चून में बदल दिया, यानी दुर्भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट कर दिया। कितनी खूबसूरत बात है? बात को समझिए, कोई मामूली आदमी नहीं थे। यानी जहां मराठे शक्ति पूरा समाप्त हो गया पानीपत के युद्ध के बाद, वहां एक व्यक्ति खड़ा होता है, 11 साल के अंदर क्या करता है? जिस तरीके से 61 से पहले था उसी तरीके का मराठा एम्पायर फिर बना देता है। तो उसको आप बोलिएगा ना भाई, दुर्भाग्य से सौभाग्य में कन्वर्ट कर दिया। शब्दों से खेलना सीखिए ना। अट्रैक्टिव लेखनी आएगा कहां से आपके पास?
लव लेटर तो लिखना छोड़ दिए हैं, खाली व्हाट्सएप पे इंग्लिश में लिख लिख के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पहले लोग जब प्रेम पत्र लिखते थे लोगों का लेखनी शैली बड़ा अच्छा हो जाता था, और अब जो है वो खत्म हो गया। बात समझिए, समझिए। तो आपको टीचर से सहयोग तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो लेकिन इनके साथ ये व्यक्तिगत रूप से पूरा प्रयास करते रहे। लेकिन कहा ना जाता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो इनके पीरियड में कुछ इसी प्रकार की घटना घटी। इनका एक भाई था माधवराव का। क्या भाई? जरा समझिए बात को। इसका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। इसको रघोवा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो पेशवा बनने की थी। एम्बिशंस, इसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? एम्बिशन होगा इंग्लिश, पेशवा बनने की थी। लेकिन इसके इस महत्वाकांक्षा को, यानी रघुनाथ राव उर्फ रघोवा की महत्वाकांक्षा को बड़ा अच्छे से दिमाग में सजाइए। इस माधव राव ने नियंत्रण में रखा। यानी नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि उभरने नहीं दिया। ताकतवर थे ये, इसलिए रघोवा अपने क्रियाकलाप को करने से सक्षम नहीं रहा और वो नियंत्रित रहा। लेकिन उसकी यह महत्वाकांक्षा, जब माधव राव की मृत्यु हुई तो इस पेशवा के बाद, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पेशवा के बाद जो अगला पेशवा बन रहे हैं उसका नाम है नारायण राव। क्या नाम है? यहीं पर अच्छा स्टूडेंट जानते हैं स्लिप कर जाता है और नहीं समझ पाता। हम इसीलिए बहुत रुक रुक करके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पूरा घटनाक्रम नामों के साथ आप बढ़िया से जान जाए। अब नारायण राव के समय में क्या हुआ, इसका पीरियड जान रहे? 71 से 72 से 73। तो नारायण राव के समय में रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा पूर्ण हुई। क्या पूर्ण हुई? कि रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। हत्या करके उसने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि फौरन क्या हुआ, रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन रघुनाथ राव सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ? पूछिएगा क्यों सफल नहीं हुआ? तो इसके दो कारण थे। ये असफल इसलिए हुआ कि इसके दो कारण ये थे। पहला कि जो छत्रपति था, छत्रपति ने अपने आप को, अभी बताया, संगोली संधि के मुताबिक पूरा अलग कर लिया था कि अब पेशवा ऑल इन ऑल है। लेकिन फिर भी शिवाजी के वंशज तो जीवित थे ना, वो तो मर नहीं गए थे, सतारा में रह रहे थे। तो कितना भी कुछ होगा देखते तो रहेंगे, कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी तो इंटरफेयर तो करेंगे। तो जो उस समय के छत्रपति थे, आप समझ रहे ना, छत्रपति का मतलब राजा, मराठा राजा, इस काम को मान्यता नहीं दी। जब पता चला कि रघोवा ने नारायण राव की हत्या कर दी है और खुद पेशवा बन गया, तो जो उस समय के छत्रपति थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। किसको? रघोवा, रघुनाथ राव को एज ए पेशवा। तो इसलिए भी उसका सफल नहीं हुआ। और दूसरा व्यक्ति है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस
ये उस समय के बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, डिप्लोमेटिक थे, युद्ध कला में बिल्कुल ये जीरो थे, शून्य थे। कहा जाता है कि इनको घोड़ा पर बैठना भी नहीं आता था, लेकिन कूटनीतिकता में, डिप्लोमेसी में ये बहुत ही उच्च थे। और इस समय के बाद इसी व्यक्ति ने मराठा को संभाला। अगर माधवराव के बाद मराठों को नाना फडणवीस ना मिलते तो हो सकता था कि मराठा साम्राज्य उसी समय आपसी कला के वजह से खत्म हो जाता, अंग्रेजों को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नाना फडणवीस की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो क्या हुआ कि नाना फडणवीस ने एक परिषद बनाई, 12 भाई। इसको बड़भाई भी बोलते हैं, जगह जगह किताब में बड़भाई भी बोला जाता है। ये क्यों बनाई? तो जो नारायण राव थे, तो नारायण राव की पत्नी थी, नारायण राव की पत्नी थी गंगा देवी, गंगा देवी, ठीक है। तो इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। नारायण राव को मर गए थे बेचारे, लेकिन ये गर्भवती थी, तो इन्होंने उनके मृत्यु के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। तो इस पुत्र का ही राज्याभिषेक कराने के लिए बड़ा भाई का गठन हुआ था, बड़भाई का। ये बड़भाई क्या थे? 12 मराठा सरदारों का बड़ मने 12, ठीक है। यानी बड़भाई जो था वो 12 मराठा सरदारों का समूह था। बात समझ में आई? तो इस बड़भाई ने क्या किया कि वो जो पुत्र जन्मा उसका पहले तो नामकरण किया। तो नामकरण बड़ा टेक्निकलिटी के साथ किया, ऐसा कि दोनों का गुण आ जाए। उसका नाम रखा माधव नारायण राव, और ये जो बड़भाई हुआ, ये तो ये बच्चा था बेचारा, छोटा, इसको तो शासन कर नहीं सकता था। तो ये 12 भाई जो है, ये इसका क्या बन गया? पैट्रॉन बन गया। संरक्षक का मतलब पैट्रॉन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक सत्ता जो है वो बड़ा भाई या 12 भाई के हाथ में आ गई। नारायण राव, चूंकि माधवराव नारायण जो थे वो बच्चे थे, छोटे थे, इसीलिए उसके कंट्रोल में हो गए। क्लियर? तो यहां तक आप इंट्रो में लिखेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। यहां तक पूरी बात समझ में आई? ज्यादा तो नहीं ना हुआ? ज्यादा तो बोलिए क्लास ड्रॉप कर देते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्लास यहीं ड्रॉप करें या फिर पढ़ाएंगे तो तीनों पढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर अगले क्लास में तीनों एंग्लो वार पढ़िएगा, जैसा आप बोलिए। अगर आप लोड लेने के मूड में हैं तो बोलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है, ऐसा नहीं सर हौच पौच हो जाएगा, इसलिए कि इसमें बहुत बार आने जा रहा है। एक एक बार में कम से कम 6-6 संधियां पढ़नी है आपको और सबको याद करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर एंग्लो मराठा वार पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो जैसा हुक्म हो आपका, जल्दी कीजिए, इसको अगले क्लास में पढ़ाएं तो ठीक है। आज का क्लास यहीं ड्रॉप होता है, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।